हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर आपके एक नए इन्फॉर्मेशनल और मोटिवेशनल वीडियो में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है यूपी पीसीएस का इंटरव्यू चल रहा है। उसी कड़ी में हमारे साथ एक सर हैं जो अभी इंटरव्यू दे के निकले हैं। तो चलिए सर से ही जानते हैं इनके इंटरव्यू कैसा गया और इनकी अभी तक की जर्नी कैसी रही और इनकी प्रीलिम की स्ट्रेटेजी वगैरह क्या रही, इनकी मेंस की स्ट्रेटेजी क्या रही, आंसर राइटिंग की स्ट्रेटेजी क्या रही, ये सारी चीज़ें हम जानेंगे आगे वीडियो में। तो हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहे। तो सर, सबसे पहले तो हमारी तरफ से और हमारे व्यूअर्स की तरफ से आपको इंटरव्यू की बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। सर, जानेंगे आपका नाम क्या है, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है और आप कहाँ से हैं? यार, मेरा नाम नरेंद्र है, मैं बस्ती का रहने वाला हूँ। मैंने बीएससी किया हुआ है और एमए किया हुआ है और मैं अभी इंडियन एयरफोर्स में जॉब करता हूँ। इंडियन एयरफोर्स में जॉब करते हैं। तो सर, ये यूपी पीसीएस में आपका कौन सा अटेम्प्ट था और कौन सा इंटरव्यू था सर? ये मेरा 4th अटेम्प्ट था, फर्स्ट इंटरव्यू था। सर, मीडियम कौन सा है और आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट वगैरह क्या है? मेरा ज्योग्राफी ऑप्शनल था, मीडियम इंग्लिश था। और सर, यहाँ पे बोर्ड कौन सा था और आपका इंटरव्यू कितने वक्त तक चला सर? रामजी मौर्य सर का बोर्ड था और मेरा इंटरव्यू लगभग 20 से 25 मिनट चला। तो सर, किस सेगमेंट से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपसे पूछे गए? आपके ऑप्शनल से, जीएस से, या फिर करंट इशू से रिलेटेड, या सिचुएशनल बेस? मुझसे क्वेश्चंस इंडो चाइना रिलेशन पे ज़्यादा पूछे गए। इंडो चाइना रिलेशन, इंडो पाक रिलेशंस एंड कुछ मेरे मूवीज़ मेरी हॉबीज़ थी तो उससे पूछे गए कुछ क्वेश्चंस वहाँ से थे। और जियोग्राफी से काफ़ी ऑप्शनल था, उससे काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए। तो सर, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा खास करके आपके ऑप्शनल से कि आपके ऑप्शनल से कौन से किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए, अगर कुछ रिकॉल करके हमें बता पाया। ऑप्शनल से मेरे लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड के बारे में पूछा गया, डीप ओशन मिशन के बारे में पूछा गया। एक क्वेश्चन सर ने पूछा कि डीप ओशन मिशन के लिए जो ड्रिलिंग मशीनें सबसे ज़्यादा कहाँ बनती है, वो मुझे नहीं पता था। एंड और मेरे हॉबीज़ से भी कुछ क्वेश्चंस आए। जी, तो सर मैं हॉबीज़ से जानना चाहूँगा, जैसे कि आप बता रहे हैं आपका हॉबी मूवीज़ है, मूवीज़ देखना वगैरह है, तो किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए वहाँ से सर? उन्होंने मुझसे पूछा कि टॉप गन मैवरिक के एयरफोर्स से रिलेटेड मूवी है, मैं एयरफोर्स में जॉब करता हूँ। सो उसमें उन्होंने हीरो का नाम पूछा, तो मैंने एक्चुअली वो मूवी देखी नहीं थी, तो मुझे पता नहीं था। वहाँ से थे क्वेश्चन। और सर, करंट इशू से रिलेटेड कुछ क्वेश्न आप बता रहे थे, जैसे कि चाइना इंडो, तो क्या थे, कुछ स्पेसिफिक हमें बता पाए? करंट इशू रशिया यूक्रेन वार से रिलेटेड था और ज़्यादा करंट इश्यूज़ यही थे। और सर, जीएस के पोर्शन से खास करके पॉलिटी, इकोनॉमिक, हिस्ट्री वगैरह से कोई क्वेश्चन आपसे पूछे गए? नो। पर्यावरण, यूपी स्पेशल, बजट वगैरह, G20 समिट वगैरह सर कोई क्वेश्चन? मुझसे नॉर्थ ईस्ट के बारे में पूछा गया। नॉर्थ ईस्ट के बारे में ज़्यादा क्वेश्चंस आए। विधानसभा चुनाव में आया कि कहाँ विधानसभा चुनाव में कौन कौन पार्टी जीती है और क्या पहले से और अभी भी नॉर्थ ईस्ट में आप चेंजेस देखते हैं। ये सारे क्वेश्चन थे सर आपके। जी, तो सर सबसे पहले मैं तो यही जानना चाहूँगा, खास करके पीटी है मई महीने में, और पीटी को लेकर काफ़ी बच्चे ऐसा होता है कि बहुत सारे बच्चे फेल होते हैं पीटी में ही। तो पीटी के लिए आपकी क्या स्ट्रेटजी रही है और जो भी हमारे बच्चे देख रहे हैं उनके लिए क्या सजेस्ट करेंगे? आखिरी जो 60 दिन बचा है उसको कैसे यूटिलाइज़ किया जाए? मैं बस पीटी के लिए बच्चों को यही सजेस्ट करूँगा कि ट्रेडिशनल चीज़ों के लिए परीक्षावाड़ी और घटना चक्र का पुनरावलोकन, उसके अलावा कुछ मत पढ़ो आप। करंट्स के लिए घटना चक्र इज़ नॉट सफिशिएंट। करंट में अगर आप सोच रहे हो घटना चक्र से होगा तो नहीं हो पाएगा। तो सर, करंट कहाँ से पढ़ेंगे? करंट के लिए आपको मल्टीपल सोर्सेस लेने पड़ेंगे। जैसे इसमें घटना चक्र भी है, प्रतियोगिता दर्पण मैगजीन आप थारोली पढ़िए, एंड PIV अगर पढ़ सकते हो तो PIV की डेली की न्यूज़ आती हैं, वो ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। यानी कोई भी एक मैगजीन लीजिए, उसको थारोली पढ़िए 6 महीने की। और सर, जीएस के पोर्शन के खास करके पीटी के लिए कैसे तैयार किया जाए और एंड मोमेंट पे रिवाइज कैसे किया जाए सर? परीक्षावाड़ी और पुनरावलोकन इज़ द बेस्ट की फॉर ट्रेडिशनल थिंग्स। आपको करंट्स के लिए सोचना है। करंट्स के लिए डिफरेंट सोर्सेज, आपको मल्टीपल सोर्सेज ढूंढने पड़ेंगे, क्योंकि आजकल करंट वाला जो पोर्शन है वो थोड़ा डायनामिक हो गया है। और सर, मैं आना चाहूँगा मेंस पे, खास करके मेंस में बहुत सारे बच्चों का हमारे इनबॉक्स में कमेंट है कि आंसर राइटिंग को लेकर काफ़ी लोगों को दिक्कतें हैं कि आंसर राइटिंग कैसे शुरुआत करें, क्या ऐड ऑन किया जाए आंसर में, जैसे ऑथेंटिक आंसर राइटिंग किया जाए और जैसे उनका सिलेक्शन हो। मैं बस एक चीज़ कहना चाहूँगा, जो भी बुक्स आप रेफ़र कर रहे हो, जिस दिन आपने विश्वास कर लिया कि ये बुक्स मेरा सिलेक्शन कराएंगे, आपका 70% सिलेक्शन हो गया। मल्टीपल सोर्सेज नहीं रेफ़र करने हैं। जो भी आपने सोर्स ले लिया, एक बार विश्वास करिए कि ये सोर्स मेरे लिए बेस्ट है। जिस दिन आपने विश्वास किया, आपका आधा सिलेक्शन हो गया और आधा सिलेक्शन आपकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस से है। आप लिखिए, पहले लिखोगे आप ख़राब लिखोगे, धीरे धीरे इम्प्रूव होगा, बट लिखिए। सर, आंसर राइटिंग में मैं एक चीज़ और पूछा था हमने कि आंसर राइटिंग में ऑथेंटिकेशन कैसे लाया जाए। खास करके हमारे एक व्यूअर्स हैं, वो 4 बार से मेंस लिख रहे हैं लेकिन वो क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं। तो आंसर में ऐसा क्या चीज़ ऐड किया जाए कि जो सिलेक्शन मिले, आगे इंटरव्यू का कॉल मिले उन्हें?
मेरे ख्याल से डायमेंशंस आंसर को देना ज़रूरी है। जी हर क्वेश्चंस के कई डायमेंशंस होते हैं, सोशल डायमेंशन, इकोनॉमिक डायमेंशंस। सो हर क्वेश्चन को आपको करंट से थोड़ा रिलेट करना है, जो करंट में, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है जीएस में, आज के दिन में कोई ना कोई घटना हुई है उससे रिलेटेड। मैक्सिमम क्वेश्चन आपको ऐसे ही मिलेंगे, स्पेशली GS2 एंड GS3 में। सो वहाँ पर उन करंट से जो भी रिलेटेड चीज़ें हैं वो आप कोट करिए जो है, और ये बार बार उसी, इसलिए मैं कह रहा हूँ ना, उस सोर्सेस को बार बार रिपीट करना है, तभी आप एग्ज़ाम में लिखते वक्त काम ले पाओगे। और सर मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा एस्से राइटिंग को लेकर, एस्से राइटिंग की प्रैक्टिस कैसे किया जाए और कब से शुरू किया जाए एस्से राइटिंग? एस्से एक बहुत ही पेचीदा चीज़ है। कभी कभी किन्हीं बच्चों को इसमें सबसे ज़्यादा मार्जिन होता है डिफरेंस, किसी को 50 भी मिलते हैं, किसी को 100 भी मिलते हैं। सो एक ऐसे लिखना एक आर्ट है, और ये एक दिन में डेवलप नहीं होगी। आपको कम से कम हर टॉपिक पे 10-10 ऐसे लिखने पड़ेंगे। सो मेरी स्ट्रेटजी ये थी कि जितने 3 टॉपिक थे, उस 3 टॉपिक में 3 सेक्शन थे, उसमें मैंने एक टॉपिक को चुना, एक टॉपिक को लिखा, और उसके ऊपर जो भी न्यूज़ आर्टिकल्स आते थे मैं उनमें ऐड ऑन करता रहता था। एंड एग्ज़ाम से पहले मैंने रेफ़र किया था, और मैंने 1 घंटे एक एस्से के लिए लगभग 15 से 20 मिनट मैंने सिर्फ स्ट्रेटजी के लिए दिया। जितने डायमेंशन से, एक आसिमा मित्तल जी हैं IAS 2017 बैच की, उनका एक वीडियो है, हाउ टू राइट एन एस्से, हाउ टू गिव अ डायमेंशन टू द एस्से, दैट इज़ वेरी हेल्पफुल। जिनको एस्से रियली लिखना है ना, तो एक बार वो वीडियो देखें, वो मैंने उससे देखा था, काफ़ी हेल्प मिली मुझे। जी। और सर मैं मेंस पे ही आना चाहूँगा, खास करके एथिक्स पे पोर्शन पे। बहुत सारे बच्चों को यहीं पे, हमें आयोग पे ही बहुत सारे ऐसे बच्चे मिले कि उनको एथिक में आंसर राइटिंग किस अप्रोच से किया जाए वो काफ़ी डाउटफुल रहता है, तो उसको कैसे टैकल करा जाए? मैं अपना ही एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूँ। मैंने एथिक्स के पेपर में अपने गांव के बहुत एग्जांपल दिए थे। मैं सोशल परसुएशन के क्वेश्चन में मैंने अपने गांव के एग्जांपल दिए थे कि गांव में शादी वापस जा रही थी, डाउरी के चक्कर में मैंने परसुएट किया। सो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये फैब्रिकेटेड आंसर्स उतने मार्क्स फेच नहीं करते हैं। सो कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ से रिलेट करके चीज़ों को लिखें तो ज़्यादा बेहतर है। जी। और सर इस तैयारी में कभी अगर लो फेस आया आपको या फिर डिमोटिवेशन हुआ, तो आपने क्या किया, और जो भी हमारे नए व्यूअर्स देख रहे हैं उनको क्या सजेस्ट करें? लो फेज़ आना ज़िंदगी का पार्ट है। अगर आपके पास लो फेज़ नहीं आ रहा है तब आप इंसान नहीं हो। सो ये आना है, आपको लड़ना है, लड़िए, सफलता ज़रूर मिलेगी। मुझ जैसा बंदा जो जॉब कर रहा है, अभी मैं 8-10 घंटे की जॉब करता हूँ, फिर मैं पढ़ रहा हूँ। सो ये एग्ज़ाम उतना भी मुश्किल नहीं है जितना लोग प्रिटेंड करते हैं, बस है फोकस्ड स्टडी की। और सर मैं उसी पे आना चाहूँगा, खास करके टाइम मैनेजमेंट को लेके। बहुत सारे हमारे ऐसे भी व्यूअर्स हैं जो जॉब करते हैं और तैयारी करते हैं, बोलते हैं कि हमसे टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता, तो कैसे टाइम मैनेजमेंट आपने किया, खास करके आपकी रूटीन क्या रही, अगर कुछ बता पाए हमें? टाइम मैनेजमेंट तो करना पड़ेगा अगर आपको एग्ज़ाम निकालने हैं। मुझे इंटरव्यू तक पहुंचने के लिए काफ़ी समय, 4 साल लगा। इसका कारण भी यही था। लेकिन मेरे ख्याल से अगर आप फोकस 4 घंटे की स्टडी कर रहे हो तो मोर देन सफिशेंट है। मुझे एक्चुअली वो जो लोग बोलते हैं 10 घंटे 12 घंटे पढ़ते हैं वो, सो मुझे लगता है कि हमारा माइंड उतना ट्रेंड ही नहीं है कि इतने घंटे तक हम पढ़ के रिटेन कर सके। तो मुझे लगता है कि 4 to 5 आवर्स इन अ डे अगर आप एक फुल फोकस्ड स्टडी कर रहे हो तो 1 से 2 साल मोर देन सफिशेंट है। और सर लास्टली मैं ये जानना चाहूँगा कि जैसे अगर कोई नया बच्चा तैयारी में आना चाहे तो उसे बेसिक क्या चीज़ें पढ़नी चाहिए, खास करके अभी ऐसा हुआ है कि ऑप्शनल हटा है यूपी से, और बहुत सारे बच्चों का ये भी डाउट है कि यूपी स्पेशल कहाँ से पढ़ा जाए, तो उसके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे, खास करके नए बच्चों को? और यूपी स्पेशल का जो नया एक ट्विस्ट आया है एग्ज़ाम में, उसका क्या आंसर रहेगा? मुझे लगता है ना कि ये जो एग्ज़ाम होने वाला है एक बिल्कुल इक्वल फुटिंग पे आ गए हैं। जो ट्रेडिशनल बच्चे तैयारी करते थे उनको जो एज मिलता था ऑप्शनल का, वो एज ख़त्म हो गया है। सो ये नए बच्चों के लिए बहुत सुनहरा अवसर है। जब भी पैटर्न चेंज हुआ है तो आप देखोगे, यूपीएससी में भी देखोगे, नए बच्चों के सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और जहाँ तक रही यूपी स्पेशल की बात, यूपी का सिलेबस अगर आप देखो तो यूपी के किसी भी टॉपिक को छोड़ा नहीं गया है। सो आपको एक तो मुझे लग रहा है मार्केट में बुक्स आएंगी। मैंने एक अरिहंत की बुक पढ़ी थी इंग्लिश मीडियम में, वो अवेलेबल थी। वैसे मेरे ख्याल से परीक्षावाड़ी भी काफ़ी अच्छी है हिंदी मीडियम में। सो अरिहंत की मैंने बुक पढ़ी थी जो मैंने मेंस के लिए पढ़ा था, और हमें लग रहा है कि न्यूज़पेपर से डेली उसको करना ही पड़ेगा आपको इनरिच। तो सर आपने अपना कीमती वक्त दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आपका किसी बड़े पोस्ट पर सिलेक्शन हो इसकी हम बधाई। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर।